अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नमाज जनाजा के बाद आज इस्लामाबाद में उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुअय्यना मुद्दत की तौसी की पेशकश की गई। जबकि कल लाहौर से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, खान साहब कल से PTI की लॉन्ग मार्च का लाहौर से आगाज़ करने जा रहे हैं और फैसल वाउडर साहब ने कल कहा कि खूनी मार्च होता उनको नज़र आ रहा है। क्या देख रहे हैं आप कि क्या ये एक पुरअमन मार्च होगा? क्या हुकूमत इसको हैंडल कर पाएगी या इसकी सूरत में इंतशार फैलने का खतरा आपको नज़र आ रहा है? देखिए जी, दो तीन वाक़यात हुए हैं पिछले 48 घंटों में, 72 घंटों में। एक तो अभी तक कौम जो है वो अरशद शरीफ साहब के सोग में है। बिल्कुल सर। और शायद अरशद शरीफ साहब को कभी भी ना भूल पाए हम। बहुत से लोग, ये जनरेशन तो नहीं भूल पाएगी जो इस वक्त कम उम्र भी है और जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो भी। आज अरशद शरीफ साहब को की तदफीन के मौके पे मेरा ख्याल है हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग थे। तमाम सड़कें इस्लामाबाद के, और हकीकतन लोग मुल्क के हर हिस्से से आए हुए थे। KP से बहुत बड़ी तादाद थी, पंजाब से थे, हैदराबाद से लोग आए हुए, कराची से आए हुए थे। और कुछ शख्सियात ऐसी मिली जो सिर्फ अरशद शरीफ साहब की नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत के लिए मुल्क से बाहर से आए थे। ऐसी फैमिलीज मिली। तो अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। और ये जो गुत्थी है उनके कत्ल की, और ये कत्ल है, ये हादसा नहीं है। और ये जैसे जैसे इसकी, ये मैंने बात पहले ही दिन मेरा ख्याल से कि मैंने ये बात की थी कि ये मामला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था। मेरी फैसल वाडा साहब से इस दरमियान कोई बात नहीं हुई, सवाए कल जब उनकी खबर आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, और उसके बाद वो उनकी फ़ोन बिजी भी हो गया और सारी बातें उठा भी नहीं रहे थे। लेकिन फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI की तरफ से उनको उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई और शोकॉज उनको शो हो गया। और फिर उसके बाद आज का दिन जो है वो इसलिए एक गैर मामूली दिन है पाकिस्तान की तारीख का कि पहली मरतबा DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार साहब, ये हैं अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह नहीं है, बल्कि अफवाज पाकिस्तान, यानी अफवाज पाकिस्तान से मतलब ये है कि उसमें नेवी भी है, उसमें तमाम फौज के एक शख्स जो है वो तमाम, जब बात करता है तो तमाम फौज उसके साथ खड़ी होती है, फौज का तर्जुमान। और पहली मरतबा, यानी मैं जो बात करनी चाह रहा हूँ वो पहली मरतबा जो है पाकिस्तान की गालिबन तारीख में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम, और जो ISI है यकीनन वो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस 48 में कायम हुई। इंटर सर्विसेज यानी जो मुख्तलिफ फ़ौज के अंदर जो सर्विसेज हैं इनिशियली वहाँ से स्टार्ट हुई, लेकिन फिर उसके बाद इसके ये ओवरसीज़ ऑपरेशंस और सिग्नल्स, और जैसे जैसे तरक्की करती गई दुनिया वैसे वैसे ISI भी एक बड़ी एक्सपेंड होती गई। और उनके सरबराह की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान की तारीख में गालिबन। और दोनों शख्सियात का इस तरह आना जो है ये एक गैर मामूली वाक़या है, और इससे अंदाज़ा होता है कि इंतहाई गैर मामूली हालात हैं सर। मतलब अगर पाकिस्तान में कभी जमहूरियत आई है, गई है, आगे पीछे कोई फसाद हुआ है, तसादुम हुआ है, तो उसमें भी कभी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जो आज हुई है। जिससे मैं सिर्फ ये बयान करना चाह रहा हूँ कि हालात की संगीनी का अंदाज़ा होना चाहिए कि हालात कहाँ पे हैं। और उन्होंने कई सवालात उठाए। अच्छा, ये जो साल है ना, इस साल ऐसा हुआ है 2022 में कुछ हालात ऐसे हैं दुनिया के
कि पहली मर्तबा जो है, मैं वापस आता हूँ कि अरशद शरीफ साहब के की जो शहादत है उसके हवाले से कुछ उनके सवालात, और हम कोशिश करते हैं कि हम क्या जवाब हमारे पास क्या हो सकते हैं। लेकिन ये है कि इस साल हमने ये देखा है कि जो बरतानिया की सीक्रेट सर्विसेज हैं, बरतानिया की सीक्रेट सर्विसेज के सरबराह जो हैं, मतलब वहाँ की सीक्रेट सर्विस जो है वो तो ज़ाहिर है सल्तनत बरतानिया जब हुआ करती थी तो वॉर ऑफिस एक होता था, तो वो 1857 के बाद तो वो बहुत ही एक्टिव हो गया था, उन्हीं के अंडर पे ये फ़ौज वगैरह के, और लेकिन इंटेलिजेंस सर्विसेज भी उनके अंडर ही थी। और वहाँ जो है वो उनकी बड़ी धूम मची, और धूम उनकी मची उस वक्त जब ये ज़िमरमैन टेलीग्राम एक 1917 में कैच किया, और वो ये टेलीग्राम था, ये उनकी बड़ी कामयाबी कहलाती है उनकी इंटेलिजेंस सर्विस की। वो ये था कि जर्मनी से मैक्सिको एक टेलीग्राम जा रहा था जो रास्ते में बरतानिया ने कैच कर लिया, और वो ये था कि जर्मन मैक्सिको से कह रहे हैं कि अगर हम पर हमला हो तो तुम, यानी मैक्सिको, तुम अमेरिका पे हमला कर देना। ये टेलीग्राम जो है ये जवाब बना पहली जंग अजीम में जो कूदा है अमेरिका, उसका ये सबब बना, क्योंकि टेलीग्राम दरमियान में बरतानिया ने जो है वो उसको कैच कर लिया था। अच्छा, तो मैं ऐसे भी अच्छा, फिर उसके बाद भी वो तरक्की करती है कि बरतानिया आज भी जो है वो कई मामलात में वो CIA या बाकी जो उनके जो आर्काइव्स हैं, या उनके पास जो मैपिंग्स हैं, या जो उनके पास जो भी वो CIA या बाकी दुनिया के कई अदारों से वो ज़्यादा उनका जो है वो जो है उनके पास इंफॉर्मेशंस भी हैं, और उनकी मेमोरी भी है, और उनकी हिस्ट्री भी है। और फिर उन्होंने आगे जाके, वो मैं उस बात में नहीं जाना चाह रहा हूँ, दो उनके हिस्से हो गए, दो, जब वॉर ऑफिस चला गया, वॉर ऑफिस से चला गया दोबारा उनका जो गवर्नमेंट का जो कम्युनिकेशन हेडक्वार्टर्स में जिसको GCHQ कहते हैं, उसके अंदर चला गया, वो सिग्नल्स वगैरह को देखता है। और फिर दो उनके हिस्से बन गए, एक उनका अंदर के मामलात को देखते हैं, MI5 जो कहलाती है। MI5 ये कि मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 5, अच्छा, तो उसको MI5 कहते हैं। और MI5 जो है यानी उस मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट का जो 5th सेक्शन है वो मुल्क के अंदर के हालात को देखता है, और जो सेक्शन 6 है, 5 देखता है अंदर के हालात को, जो 6 है यानी MI6 सेक्शन 6 देखता है बाहर की दुनिया को। और उसमें एक उनका फिर किरदार ऐसा है जो दुनिया में MI6 से रिलेटेड, वो हर शख्स उसको जानता है, नाम सुना हुआ है, और उसका नाम है जेम्स बॉन्ड। तो जो जेम्स बॉन्ड जो 007 है वो MI6 है। MI6 वो किरदार जो है फिर वो दुनिया में जिसकी फिल्म्स बनी हैं और जिसके नॉवेल्स हैं वो सारे। बहर एनीवे, इस साल ये हुआ है कि पहली दफ़ा जो पब्लिकली जो हम सेकंड अपनी न्यूज़ दिखा देते हैं कि सीक्रेट इंटेलिजेंस हैज़ अनयूजुअल पब्लिक रोल इन यूक्रेन वॉर, और वो सामने आ गए। और उसके बाद जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट को अगर हम कोट करें तो इसी साल उनको खुद आना पड़ा, उनके स्पाई चीफ को, और उनके स्पाई चीफ को आना पड़ा। जो फर्स्ट हमारी न्यूज़ है वॉशिंगटन पोस्ट की कि जी उनके चीफ को पब्लिक में आके बयान देना पड़ा यूक्रेन वॉर के ऊपर, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है शायद वो उस तरह बयान नहीं कर पा रही थी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं MI5 की अगर मैं वेबसाइट पे जाऊं, जो थर्ड स्लाइड है, तो उसमें जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें नजर आ रही है MI5 और FBI हेड्स की। यानी, और इन्होंने ये कहा, FBI भी चूंकि इन्होंने ये कहा कि हमारे मुल्क के अंदर चाइना इंटरफेयर कर, चाइना ने बड़ा स्ट्रांग रिएक्ट किया इनकी प्रेस, ये जॉइंट यानी एक खिताब किया उन्होंने दोनों ने। और ये फाइनेंशियल टाइम्स को भी लोग देख सकते हैं, जो फोर्थ स्लाइड है, US एंड UK इंटेलिजेंस चीफ्स कॉल फॉर विजिलेंस ऑफ चाइनाज इंडस्ट्रियल स्पाइस, यानी वहां से भर्ती होकर आ रहे हैं लोग, ये जुलाई में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ पहले, और आज जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फैसल वाउडा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उनको कहा गया कि ये मतलब PTI की सफ़ों से शदीद रद्दअमल सामने आया और उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल हो गई। अच्छा, अब यहां से उन्होंने जो बात की, खूनी मार्च हो सकता है और जनाजे उठते नजर आ रहे हैं, और उनका टेलीफोन और उनका मोबाइल, और फिर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसको जरा मिला जुला के पढ़ते हैं। दो लोगों के नाम तो आ गए सामने,
ये जो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और जो DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो नाम तो आ गए सामने जो जिनका हम जिक्र कर चुके हैं पहले। एक नाम जो है वो खुरम और एक जो है वो वही वकार जिसको नगार कहा कीनिया की पुलिस कह रही थी। बहुत सारी बातें हुई लेकिन मैं चंद बातों को अगर वक्त होता है तो इसको एक एक पॉइंट को देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जो उसकी गुफ्तगू। पहली बात तो ये कि इन दोनों का सामने आना मामलात की इंतहाई हसासियत को ज़ाहिर कर रहा है कि मुल्की सियासत और जमहूरियत और बाकी सारे मामलात जो हैं वो कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, और मुल्क जो है वो एक बड़े तसादुम की तरफ मुख्तलिफ कुव्वतें बढ़ती नज़र आ रही हैं। एक बात तो ये, और दरमियान में जो बातचीत हो रही थी या किसी किस्म का डायलॉग था वो ख़त्म हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये दोनों जो शख्सियात हैं, अब जाहिर है कि उन्होंने कहा कि मीडिया इसको तलाश करे। मेरी बाबर इफ्तिखार साहब से मुलाकात नहीं है, DGI तो जाहिर सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये जो मामला है इसको इस पर थोड़ा सा मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ, और वो ये है कि ये दोनों जो शख्सियात हैं खुरम और वकार, ना उनमें से किसी स्टाफ से, उनके जूनियर सीनियर कोलीग से मेरी कोई मुलाकात है। ये दोनों जो शख्सियात हैं ये पहली बात तो ये कल भी बताया था कि इनका ताल्लुक कराची से, इनका फार्म हाउस या एमओ डंप, अभी ये बात भी सामने आनी है क्योंकि कल हमने बात की थी कि वहाँ पर जो इलाका है वहाँ पर रिसोर्ट्स भी हैं, वहाँ पे सारे मामला। यहाँ पर अब देखें कुछ बातें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल हम समझते हैं। एक आम बात है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़त है और वो जो मीडिया है पिछले कई सालों या कई दिहाइयों से वो शदीद तर दबाव में रहा है, और यहाँ पर कत्ल भी हुए हैं, यहाँ पे लोग अगवा भी हुए हैं, यहाँ पे लोगों को धमकियाँ भी दी गई हैं, और यहाँ पे चैनल्स भी बंद हुए हैं, ये तारीख है, और यहाँ प्रोग्राम्स भी बंद हुए हैं, और यहाँ हुकूमत से भी नाराज़गी हुई है मुख्तलिफ अदवार में मीडिया की, और इस्टेब्लिशमेंट से भी हुई हैं, यानी बराह रास्त उसमें फिर ISPR या फौज के दीगर शख्सियात को आना पड़ा है। तो और ये भी मतलब 2007 में भी चैनल्स बंद हुए, उसके बाद भी हुए, तो एक हिस्ट्री रही है, और जियाउल हक साहब का दौर, या उसके बाद बहुत कुछ हुआ है, जमहूरी अदवार में भी बहुत कुछ हुआ है, और मैं उसकी तारीख में इस वक्त नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि इस अरशद शरीफ का जो मर्डर है, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचने जा रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ इसकी बहुत सारी इसमें चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सामने जब आएंगी तो उसमें से सवालात मज़ीद उठेंगे। पहली बात तो यह है कि आज उन्होंने चूंकि नाम लिया इसमें, और केस में नाम भी आ रहा है सलमान इकबाल साहब का, तो सलमान इकबाल साहब जो है उनके साथ मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक रहा, और मेरी उनसे जिस दिन अरशद शरीफ साहब का दरमियान में ज़ाहिर है कोई ज़रूरत नहीं पेश आई तो नहीं रब्ता रहा, लेकिन ईद पर या बाकी मौके पे हम हमेशा राब्ते में रहे, एक दूसरे से बात भी हुई हो रही। तो सलमान इकबाल साहब जो हैं वो इसमें उनका नाम लिया गया, और ये कहा गया कि वो इसमें जो है वो उनका ताल्लुक है, और वो अच्छा। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है, दो बातें हैं जिनको देखना ज़रूरी है। एक तो ये है कि अरशद शरीफ साहब के साथ तो एक ताल्लुक रहा, लेकिन बनता इस तरह से है कि सलमान इकबाल साहब जो हैं उनके साथ ज़ाहिर है ARY के अंदर मैंने उसको शुरू करने वालों में से था, और एक तवील अरसे ARY जो है वो पाकिस्तान का पहला न्यूज़ चैनल था, इससे पहले और फिर बाकी न्यूज़ चैनल्स आए। ARY पहला था न्यूज़ चैनल, हाइब्रिड चैनल से, यानी एक ही चैनल पे एंटरटेनमेंट शो भी चलता था, ड्रामा भी आता था और ख़बरें भी आती थी, तो बाद में फिर ये न्यूज़ चैनल्स अलग हुए। तो अरशद शरीफ साहब से जब मैं मौजूद था, बातचीत चली, फिर जब अलग हुआ तो वो बातचीत ऊपर नीचे हुई, तो इसलिए वो तारीख बाद में बयान होती है कि 2013 में आए, लेकिन वो 2010 से बातचीत हमारी चल रही थी काफ़ी, वो दरमियान में, मैं उस डिटेल में भी नहीं जाता। मैं सिर्फ ये बताऊं कि इसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। मतलब मिसाल के तौर पे अरशद शरीफ साहब को यहाँ पे थ्रेट थी। अच्छा,
थ्रेट उनको थी और यहाँ पर हर वक्त हर शख्स को ही रहती है पाकिस्तान में। मतलब मुख्तलिफ लोग परेशान रहते हैं, यहाँ पे बच्चे बाहर जाते हैं तो घर वाले परेशान होते हैं कि यार बच्चा हमारा खैरियत से वापस आ जाए घर, ऐसे ही है, ठीक है ना। बिल्कुल। कोई जॉब पे जाता है तो उसके घर वाले परेशान होते हैं खैरियत से वापस आ जाए। एक सिक्योरिटी का क्राइसिस है पाकिस्तान में। और यहाँ पे एक बात बड़ी वैसे इंटरेस्टिंग है कि आज गैलप का जो हमारी 7वीं स्लाइड है, तो गैलप प्रोग्रेस रिपोर्ट ये कह रही है कि जी दुनिया भर में उन्होंने पुलिस स्टॉल्स और सवालात किए हैं और दुनिया भर में सर्वे किया है ये, और वही कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो भारत से ज़्यादा महफूज है। इंडियन एक्सप्रेस को हम कोट कर लेते हैं यहाँ पे, इस रिपोर्ट को पढ़ा मैंने, फिर उसको इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कोट किया, सर्वे ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट सिक्योर कंट्रीज पाकिस्तान फीचर्स अहेड ऑफ इंडिया। अच्छा जी, चलें जी, हम इंडिया से तो आगे हैं ना कम से कम। तो इसमें अब इशू ये है कि एक तो ये बात हो गई, दूसरी जो बात है वो ये है कि वो उन्होंने बात की यकीनन एयरवाइज के मालिक इसमें इन्वॉल्व होंगे, ओनर सीईओ, और उसके बाद इमरान खान साहब से उन्होंने बात की होगी, अरशद शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा होगा कि आप बाहर निकल जाएं पाकिस्तान से, तो वो केपी से बाहर चले गए और वहाँ पर उनको महमूद खान साहब का जो भी प्रोटोकॉल का एक आदमी था उसने उनका सामान वगैरह आगे कर दिया, यानी उसको हेल्प आउट किया। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ तक काबिल एतराज़ हो। अच्छा, अब बाहर वो गैर महफूज थे या पाकिस्तान में ज़्यादा महफूज थे, ये मेरे ख्याल से छोड़ दिया जाए। अरशद शरीफ साहब दुनिया में नहीं है कि वो कहाँ अपने आप को ज़्यादा महफूज समझ रहे थे। अच्छा, और तो यहाँ तक तो बात जो है वो एक ऐसी है जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। वो दुबई जाते हैं और दुबई जाने के बाद जो है वो उनका जो क़याम है उसका एहतमाम भी सलमान इकबाल साहब करते हैं। अब ज़ाहिर है सलमान इकबाल साहब उस वक्त प्रेशर में हैं कि अरशद शरीफ साहब को चैनल से निकाल दिया, उनके क़याम का इंतज़ाम भी वही करते हैं। ये बात भी जो है इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है। वो एक चैनल से वाबस्ता रहे हैं। और अरशद शरीफ साहब का जो ये शॉट है ना 10 बजे वाला, ये 10 बजे का वो शॉट है जो मेरे वहाँ से आने की वजह से खाली हो गया था। ये लाइव डॉक्टर शायद जब वहाँ से ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये फिर वहाँ पे अरशद शरीफ साहब, पहले पावर प्ले वीकेंड्स पे आता था, वहाँ शिफ्ट हुआ। तो बल्कि मैं तो बड़ा खुश, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ा मुझे फील होता था कि अरशद जो है उसने, जब मैं बैन भी हुआ ना तो अरशद जब मेरे सेट पे बैठता तो मुझे लगता था मुझसे ज़्यादा बहुत बेहतर शो करता है अरशद। तो मतलब अरशद से कोई ईगो नहीं किसी किस्म का। उसने ये भी नहीं कभी कहा कि पीछे से सेट चेंज कर दें। वो सेट वही लाइव डॉक्टर शायद होता था और उस पर अरशद बैठ के जो है वो उसी तरह से इंट्रो देते थे और आखिर में वो सबको अलविदा कहते थे प्रोग्राम के अख्तिताम पे। कहानी वहाँ से बिगड़ती है जब वो कीनिया निकलते हैं। यहाँ से कहानी डिस्प्यूटेड है। और फिर ये बात जो है कि वो खुर्रम और वकार कौन सी शख्स, यहां से एक कहानी के अंदर एक ट्विस्ट जो है ना यहां से आ रहा है। और इससे पहले भी है कि जो साजिश है वो पाकिस्तान में तैयार हुई। अच्छा, अब फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं ना, ये तो आप छोड़ दें कि गालिम गलूच शुरू हो गई। नहीं, जो फैसल वाडा साहब के इख्तलाफात हैं पार्टी के अंदर बाहर, वाली जैदी साहब जो हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो आपस में इनके चलते रहते हैं मामला। उनके टेलीफोन में क्या है असल बात, मतलब मैं पीटीआई की इंटरनल पॉलिटिक्स में किसी किस्म की दिलचस्पी इसलिए नहीं रखता कि इसमें से और काफ़ी शख्सियात ने निकलना है आगे, और मैं उनके इख्तलाफात भी जानता हूँ और सब दोस्त भाई हैं। मैं नाम किसी का लेना भी नहीं चाह रहा, ले सकता हूँ। हालांकि सवाल यह है कि क्या एक दूसरे के बारे में मुख्तलिफ लोग ख्याल आ सकते हैं, लेकिन वो काम नहीं है। वो हर पार्टी में होता है, उसमें भी नून में भी है, पीपल्स पार्टी में भी है, लेकिन उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड बात की जाए। बात इशू ये है कि फैसल वाडा साहब पाकिस्तान में मौजूद हैं और उनके टेलीफोन में डाटा क्या है, ये असल सवाल है। सवाल ये नहीं है कि फैसल वाडा अच्छे हैं, बुरे हैं, गद्दार हैं, पार्टी से निकाल, ये इशू नहीं है। उन्होंने लॉन्ग मार्च, असल इशू ये लॉन्ग मार्च को खराब करने की कोशिश, इशू ये कि उनके टेलीफोन में क्या है, ये इशू है। इसमें आपने दिलचस्पी है कि उनके फोन में क्या है और वो डाटा जो है वो क्या हसास अदारों से उन्होंने शेयर कर दिया कि नहीं किया, और उस डाटा में वो क्या है, क्या गुफ्तगू है, क्या चीज़ है वो जो दिखा रहे हैं। ये दो जो शख्सियात हैं, खुर्रम और वकार, जो मैंने बात की थी, ये दोनों शख्सियात जो हैं ये इन्होंने अरशद शरीफ साहब की शहादत के फ़ौरन बाद
जो अच्छा, इस पे सलमान इकबाल साहब को मैंने भी मैसेज दिया, लेकिन वो गालिबन उनका व्हाट्सएप बंद है इस वक्त, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं लेकिन दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जिसमें मैं चाहूँगा कि वो अगर वजाहत हो जाए तो उसमें बहुत, पहली बात तो ये है कि वो जो खुर्रम है, खुर्रम और वकार, वो सलमान इकबाल साहब ने वहाँ पर कीनिया भेजा जी। या सिर्फ इस तरह से हुआ कि वो खुद ब खुद उनके जहन में आया कि क्योंकि रिहाइश गालिबन सलमान साहब की तरफ ही थी उनकी, अच्छा दुबई में एक दिन वो होटल में रहे, फिर सलमान साहब की तरफ शिफ्ट हो गए। इशू ये है कि वो कीनिया में ये दो बंदों को अरशद नहीं जानते थे, इनको कोई पाकिस्तान में नहीं जानता, अरशद की फैमिली भी नहीं जानती, उनके दोस्त भी नहीं, जहां कोई नहीं जानता जी। तो वो कीनिया में इन दो लोगों के पास कैसे गए, और इन दो लोगों के पास जाने से पहले मैंने कहा मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, कल भी मैंने बात की थी, आज मैं दोबारा कर रहा हूं कि शहजाद अकबर साहब कहां हैं इस कहानी में? कहीं शहजाद अकबर साहब, क्योंकि शहजाद अकबर साहब इस दौरान कहीं अगर वो आए टीवी पे ट्वीट ना करें, वो जहां अगर वो टीवी पे आ जाएं, हमारे शो में आ जाएं, कहीं पर आए, ARY पे आए, किसी जगह पर आए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि क्या उनकी मुलाकातें होती रहीं और उनका इस पूरे मामले में वो कहीं पर हैं। मतलब मिलना तो ऐसा ही नहीं कि अरशद हैं तो मुझे पता चलेगा अरशद हैं तो मैं कोशिश करूंगा अरशद से मिल लूं, ये नहीं। ये जो कीनिया वाला पूरा सिलसिला है सारा बाहर का, इसमें शहजाद अकबर साहब ठीक है सर, कहां पे वक्त हुए डॉक्टर साहब, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस कहानी में कुछ लोग ऑलरेडी सर्वेलेंस में हैं। और एक बात और, मैं वक्त में जाने से पहले, इन्होंने DG ISI ने एक और बात की जी। इन्होंने कहा कि कीनिया की पुलिस का हाल तो आपको पता है, मेरा ताल्लुक अपने हम मनसब से है, मेरा जो राब्ता है वो अपने हम मनसब से। तो ये एक जो बात हुई थी ना कि इस पे ये ट्रांसनेशनल किस्म की एक इंटेलिजेंस इसमें है, और इसमें ये जरूरी है कि वो मुख्तलिफ शख्सियात आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। सर बिल्कुल। अब बिल्कुल। ये जो ये है ना कहना कि उसको ये पार्टी में गलत है, इसको निकाल, वो पार्टी में चलता रहेगा इख्तिलाफ, हाँ। वो चलता रहेगा। इशू ये है कि डेटा क्या है, इशू ये है कि अरशद शरीफ को कत्ल किसने करवाया और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे? ठीक है सर, ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आके बात क्योंकि एक बात और जी, फैसल वाउडा दुबई में अरशद शरीफ से राब्ते में थे। अच्छा जी, ठीक है सर, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वो जो डेटा है तो या तो कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं, हाँ। अच्छा एक बात उन्होंने और कह दी कि अरशद का टेलीफोन और लैपटॉप नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फैसल वाउडा साहब ने कहा जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको फोन को, जो मैंने परसों भी बात की थी, इसको तोड़ दें, कुचल दें, इसके टुकड़े कर दें, इसमें से एक दफा अगर आपने व्हाट्सएप पे बात कर ली या SMS भेज दिया तो वो किसी जगह महफूज है, कर सकते हैं। ठीक है सर, वो मेगा डेटा में है, वो वापस आके क्लाउड में, वो जहां भी है वो महफूज है डेटा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, फैसल वाउडा साहब ने कहा कि ये मार्च जो है ये खूनी मार्च होगा। अब शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि कल फाइनल राउंड है, तो इसके बाद की हिकमत अमली खान साहब के पास क्या मौजूद है? क्या इस सूरत हुकूमत को गिरा सकते हैं लॉन्ग मार्च की सूरत? नहीं, अभी तो मैं ये अल्लाह ना करे खूनी वाला मामला क्यों चल रहा है दरमियान में, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं जो DG ISPR और DG ISI ने बात की जी सर, उनकी बात का एक जो हिस्सा उन्होंने कहा कि ओपिनियन और फैक्ट्स को अलग अलग रखें। तो ओपिनियन तो हम देने के बिल्कुल, कि पाकिस्तान में अगर कोई कहे कि जी मीडिया आज़ाद है या आज़ाद रहा है या सहाफ़ी महफूज हैं या महफूज रहे हैं, तो ये तो पता नहीं कितने कमीशन बने हैं, कितने लोग बलूचिस्तान में, KP में, सिंध में वो मारे जाते हैं, पता ही नहीं चलता, ख़ासतौर पे उन इलाकों में जो कि जहाँ पे बिल्कुल ही जो है वो मतलब है कि वो बदमाशियाँ बैठी हुई है, वहाँ को पूछ ही नहीं सकता, और उनके थाने में जाओ तो थानों के अंदर उससे बड़ी बदमाशी होती है। तो ये तो छोड़ दें कि यहाँ पर मीडिया कितना आज़ाद है और कितना आज़ाद नहीं, और ये एक मेरा ओपिनियन है। अब आ जाएं फैक्ट्स के ऊपर, और ओपिनियन है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन है कि अगर कोई ये कहे कि पाकिस्तान में सहाफ़त बिल्कुल आज़ाद है, तो मैं कम से कम अपनी राय में इसको गलत कहूँगा। ये मेरी राय है। फैक्ट्स जो हैं वो ये हैं। अब फैक्ट्स की तरफ आते हैं, क्योंकि इन्होंने फैक्ट्स की बात की, यहां से मामला गड़बड़ हो रहा है। असल में जो फैक्ट्स है ना, वो उसमें मामला गड़बड़ हो रहा है कि ये दो लोग जो हैं, ये खुर्रम और वकार कौन है? मेरी इतलात ये है कि ये
निंजा टर्टल्स ने इनको पकड़ लिया। अच्छा जी। और ये जो हैं, ये इन देखें, ये जो शख्सियात हैं सारी, एक तो होटल में और स्टे और कहाँ रुके ये तो इशू नहीं। फैसल वाडा साहब जो हैं उनसे जो बात हो रही थी, तो फैसल वाडा साहब दरमियान में ये बात चल रही थी मुस्तकिल ना, कि मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट से जो राब्ते हो रहे हैं उसमें एक फैसल वाडा साहब भी हैं, और एक राब्ता हो रहा है परवेज़ खटक साहब के थ्रू, और एक राब्ता गालिबन असद उमर साहब भी। असद उमर साहब से मेरी बात हुई तो खुद यानी मुलाकात में, तो उन्होंने भी इसकी तस्दीक की कि उनको भी बड़ी अच्छी तरह से देखा जाता है इस्टेब्लिशमेंट में। बहुत सारी और शख्सियात, फवाद चौधरी साहब भी, और असद उमर साहब को तो हमें इल्म है ना कि असद उमर साहब के तो घर पे जब शादी थी, उनकी निजी तकरीब थी, तो आर्मी चीफ गए थे वहाँ पे, तो वो तो याद होगा सबको कि जुबैर साहब का भी उनके जो भाई हैं, तो वो जो वाक़या हुआ था दरमियान में। और बहरहाल बात ये सारी कि इशू यहाँ से गड़बड़ हो रहा है कि वो दुबई तक तो बिल्कुल समझ में आता है कि वो सलमान इकबाल साहब के पास काम करते हैं, सलमान इकबाल साहब को कहा दुबई। इशू यहाँ से खड़ा हो रहा है कि वो आगे कैसे गए, और दुबई में वो गए तो उनको जब यहां से वो गए तो अलर्ट जारी हुआ कि ये टीटीपी की तरफ से अटैक होगा। जो अलर्ट जारी हुआ है वो टीटीपी का अलर्ट है जो आज दिखाया गया है। उनको ये अलर्ट वो आगे चला गया और वो अलर्ट गालिबन दिखाया गया टीटीपी का, लेकिन वो अपने दोस्तों से कह रहे थे कि मुझे यहाँ पे गाड़ियां वगैरह फॉलो। दुबई से आगे जो निकलने का मामला है ना, उसमें ये कि ये जो मौसूफ हैं खुर्रम जो साथ बैठे हुए थे, ये पहला फोन जो है इनका, मैंने इसीलिए कहा कि सलमान इकबाल साहब का सामने आके बात करना बड़ा जरूरी है। मैंने मैसेज छोड़ा वो कि वो शायद जवाब दे दें, अपनी चैनल तो उनका पूरा है, वो इसको वजाहत करें, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो मतलब जाहिर है कि उनको ये कहा गया है कि उनको लाया जाए, या लाया जाएगा या लाया जा चुका है, मैं ये भी नहीं जानता। मतलब अब ये बड़ी एक, क्योंकि वो जो खुर्रम बंदा है वो सलमान इकबाल साहब को फोन कर रहा है बजाय इसके कि घर पे बताए कि भाई यहाँ अरशद शरीफ साहब जो हैं वो शहीद हो गए, और उसके बाद वो लेके वो वकार के घर जा रहा है, वो जो वकार जिसका वो ये यहां से मामला, और फिर ये कीनिया में ही क्यों। और फिर ये जो बात आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि ये तासुर कैसे बिल्ड हुआ कि वो लंदन गए, लंदन में जब वो लंदन नहीं गए तो ये तासुर कैसे बना पाकिस्तान में। ये तो देखें, हमें भी बहुत से लोगों को ये इल्म नहीं था इस बात का कि वो कीनिया में। पाकिस्तान में क्या तासुर था कि वो लंदन, अच्छा लंदन में अगर वो हैं तो बाद में पता चला वीजा, और अरशद ने अपना वीजा नहीं लगवाया था, बाहर का नहीं लगवाया, वो तो दोस्तों के सरार के। इशू ये है सारा कि ये तासुर कैसे बनाया गया कि वो लंदन में, और ये तासुर कैसे बिल्ड हुआ इस पूरे अरसे में जबकि वो कीनिया में थे। और सर ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर अच्छा, कीनिया में वही बात आती है ना कि लोकेशन का किसको इल्म था कि अरशद शरीफ यहाँ पे मौजूद हैं और इस वक्त रात को गाड़ी में बैठ के निकलेंगे और उनका एम्बुश होगा और उन्हें वहां पे शहीद कर दिया जाएगा, और उसके यहां से मामला जो है वो खराब है दुबई ऑनवर्ड। ठीक है, पीछे इसके क्या इशू था, पीछे क्या मामला थे, एक बात में वक्फे में जाने से पहले, क्या इस पूरे सिलसिले में अरशद शरीफ साहब एक इसका हिस्सा है, क्या कोई और शख्सियात भी इसमें है? ठीक है, और उनमें कहीं कोई ऐसी भी है जिनको हम हैकर कहते हैं पिछले दिनों में? ठीक है सर, ब्रेक का वक्त हुआ डॉक्टर साहब, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं मज़ीद। अभी हैकर्स आ गए थे ना बहुत सारे दरमियान में। क्या अरशद ये हरकत नहीं कर सकता? अरशद को लोग जानते हैं, लेकिन क्या और, क्योंकि ये मैंने कहा ना कि ये जो पिछला कुछ अरसा है, पिछले चंद महीने हैं, ये बड़े तल्ख गुजरे हैं मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन उनकी तलखी अब वो एक, और अब आ जाएं आपके वो जो बात हो रही है कि ये इसमें खूनरेजी क्यों हो सकती है। एक तो ये सवाल, एक तो शहजाद अकबर साहब, सलमान इकबाल साहब, ये वकार, खुर्रम, इनको सबको सामने आना चाहिए, और ये चूंकि मौजूद हैं, फिर वहां पर नक्शा बना लिए, एक और खबर, पूरी जगह की मैपिंग कर ली है, वो जगह पूरी, अभी हम खबरों में जो हमारी खबरें हैं उसमें ब्रेक करेंगे खबर, पूरी उस जगह की जो है वो मैपिंग कर ली गई है, जगह देख ली गई है, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत भी हो गई है, इसकी तहकीकात आगे तेजी से बढ़ रही हैं और एक दो दिन के अंदर मजीद तफसीलात सामने। ठीक है नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले से बात कर रहे थे आप, और कल के इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में क्या हुकूमत प्रेशराइज कर पाएगी पीटीआई जमात, या फिर इसकी सूरत में कोई और हिकमत अमली खान साहब के पास मौजूद है जो इस लॉन्ग मार्च के बाद जो है वो हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी उनकी जानिब से? देखें, पहली बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है कि लॉन्ग मार्च के दौरान जो है वो कोई तीसरी कुव्वत, कोई मामलात, अल्लाह ना करे, लेकिन ख़तरात हमेशा होते हैं, मौजूद होते हैं। आज इवन जो नमाज जनाजा के मौके पे यहाँ पे जहाँ पर सिविलियंस थे, यहाँ पे फ़ौज की तरफ से भी यूनिफॉर्म में भी लोग मौजूद थे। सिक्योरिटी नहीं, यूनिफॉर्म ऑफिसर्स ने शिरकत की नमाज जनाजा में, सिक्योरिटी से हट के। मैं ये बात कह रहा हूँ कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी सिक्योरिटी कैसे होगी, और इस मौके पे जब तलखी यहाँ तक बढ़ गई, परवेज़ इलाही साहब की हिकमत अमली क्या होगी, पुलिस की हिकमत अमली क्या होगी, और इसको टाइम इसका लंबा है, ठीक है। जो मैंने कल भी थोड़ी सी बात की थी, परसों भी, कि इसको एक हफ्ता तकरीबन ये गुजरेगा पंजाब से। इसी दौरान गालिब इम्कान ये है कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से चीज़ सामने आ जाए। चूंकि इल्ज़ाम लग गया, इसलिए ज़रूरी है उन शख्सियात का कि वो आएँ और आके इसकी वजाहत करें। ये होता है ना कि वो जैसे फैसल वाडा साहब का कह रहे थे, मैंने एक नाम रिकॉर्ड करा के रख लिए हैं। ओ भाई, आप बता दें ना नाम। मतलब बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी एक ख़त उनका बरामद हुआ था बाद में, और जब ये उन्होंने भी, एजाज शाह साहब का कोई ताल्लुक नहीं था उस मामले से, उस मामले में परवेज़ इलाही साहब का कोई ताल्लुक नहीं था। मुशर्रफ साहब का उन्होंने कहा बाद में, और मुशर्रफ साहब ने कहा कि इसका बेनिफिशियरी कौन है, उन्होंने ये उनके बाद में हुआ, जरदारी साहब और मुशर्रफ साहब के दरमियान टाकरा हुआ। लेकिन यहाँ इशू ये है कि नाम बता दें, ठीक है। फैसल वाडा साहब ने एक पुलिसरारियत रखी हुई है, अब वो नहीं बताना चाह रहे तो उनका फ़ोन हसास अदारे अपनी उसमें लें, ठीक है। अब सहाफ़ी तो उतना ही काम कर सकते हैं जितना उनको उनकी पहुंच होगी, ठीक है। मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि ये जो कनेक्शन हो रहा था ना दरमियान की उनकी वापसी वाला, कि वो वापस आ जाए मुल्क, इसको फैसिलिटेट करवा रहे थे फैसल वाडा, ठीक है। और इसके प्रूफ्स हैं उनके पास, फैसल वाडा के पास। तो इसको देख लें, शहजाद अकबर साहब का जिक्र कहाँ से आ रहा है दरमियान में, क्योंकि हमारा भी क्या रहा है दुबई में बहुत तरह से वहां पर, और जाहिर है मैं उस अदारे में, तो क्या शहजाद अकबर साहब आके मिलते रहे, क्यों मिलते रहे, क्या मुलाकात हुई, और तो ये एक इशू। फिर वो जो है खुर्रम और वकार, उसके बारे में सलमान साहब जहां पर भी हैं वो अपने चैनल पे आके पूरा एक बात कहते हैं, हमें भी तसल्ली हो ना कि क्या मामला हुआ, क्योंकि ये इंतहाई एक अजीब सी बात है कि वहां पर उनको रखा, और उन्हीं बंदों ने फिर कहा आगे, इतला ये है कि उन्हीं बंदों ने बताया, उनको तो खराज भी नहीं आई ड्राइवर को, और दूसरा जो एक आदमी है वकार, और ये तो ये कैसे हो गया मामला। तो इसकी वजाहत आना जरूरी है, और ये इन शख्सियात की तरफ से आना जरूरी है जिनकी तरफ यानी बात की जा रही है कि वो इसमें बोला। और पाकिस्तान में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि, और क्या कोई हैकर्स के साथ, ये भी एक बात है जो पूछनी चाहिए जी। और तीसरी बात जो है वो ये है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जी, जिसमें बड़े रहनुमा मौजूद थे, शाह अहमद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब थे, डॉक्टर शीरी मजारी साहब थे, उनमें से भी एक शख्सियत का आने वाले दिनों में कहीं नाम आएगा। अच्छा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अच्छा ये जो क्राइम सीन होता है ना, जो क्राइम सीन होता है उसमें सबसे ज्यादा पहले जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज होती हैं उस पर नजर डालती हैं जो ज्यादा रो रहा होता है, जो सबसे करीबी होता है, जो नहीं करीबी भी और ज्यादा रो रहा होता है ना, या तो सबसे करीबी या ज्यादा रो रहा, सबसे ज्यादा जो रो रहा होता है ना जी। एक तो है ना कि, तो उस पे उसकी तो जाती है कि एक मिनट ठहरो यार, ये कुछ ज्यादा ही नहीं रो रहा, ये कुछ ज्यादा एबनॉर्मली आगे पीछे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, ऐसी भी एक दो शख्सियात मौजूद है, तो देखा जाए। मतलब मैं तो सिर्फ वो बात करूं, लेकिन ये तय हो गया इन सवालात को उठाया जो डीजीआई पे और डीजीआईएसआई से। बाकी तो मैंने आपसे कहा कि वो आज़ादी सहाफ़त को, असल बात ये है, हमें इस बात में इंटरेस्ट है कि अरशद शरीफ साहब का ये पहली बात तो तय हो गया, ये हादसा नहीं था, ये कोई ऐसी नहीं गोली चली, कोई बच्चा था तो उसको पीछा हो रहा था, यानी वो पुलिस क्या कह रही है आपको पता है, वो पुलिस कह रही है कि एक वो मर्सिडीज बच्चा मर्सिडीज में हुआ है और गोलियां चला दी उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पे, वो बड़ी पेजारो या बड़ी गाड़ी पे, वो जो प्राडो पे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, मुमकिन है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर जो मजीद डेवलपमेंट्स होंगे उन पर बात करेंगे। नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ जी। डॉक्टर अपना दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।